अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं सरसों के फूल की 5वीं और आखिरी किस्त, 5वां और आखिरी भाग सरसों के फूल का। तो चलिए सुनते हैं। यमुना के हाथ में नया रिसाला, डाइजेस्ट का नया रिसाला था। वो जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगी और उसमें आपका बावर्ची खाना का कॉलम निकाल के पढ़ने लगी। तो उसमें उसे आमना ने भेजा हुआ आपके बावर्ची खाना में आमना की भेजी हुई कहानी, मेरे किचन की कहानी छपी हुई थी। वो जल्दी जल्दी से पढ़ने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आँखों पर कि ये आमना मतलब की कहानी कैसे छप गई। वो जल्दी से पढ़ने लगी। एडिटर साहिबा, मेरी बहन ने मुझे चैलेंज किया है। आपका बावर्ची खाना में मेरे किचन की कहानी नहीं छप सकती, बल्कि मैं भेज भी नहीं सकती कि बताने को है ही क्या। मगर मैं खुद को तस्लीम करते हुए, अपनी चीज़ों को बखूबी अपनाते हुए हर्फ बहर्फ सच लिख कर भेज रही हूँ। मेरा देहाती बैकग्राउंड मेरे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं कि इसे लोगों से छुपाती फिरूं। उम्मीद है इतने बहुत सारे अलग अलग माहौल वाले किचन में मेरा किचन पसंद आया होगा। शुक्रिया, आमना मतलूब। नीचे आमना की तस्वीर थी जो एजाज ने उसकी शादी से कुछ रोज़ पहले कैमरा ट्राई करते हुए खींची थी। वो चूल्हे के पास बैठी कैमरे की आंखों में आंखें डालकर एतमाद से मुस्कुरा रही थी। यमुना ने नाक सिकोड़ी। उसे पता चला उसके बहते आंसू ठोड़ी से गिरते गिरेबान को भिगो चुके थे। उसने पलकें झपकी तो 2 कतरे डाइजेस्ट के वर्क पर गिरे। उसने जल्दी से हाथ फेर कर सुखाने की कोशिश की। बाहर आज फिर ज़हूर आया था। एजाज, शहबाज, आमना और दादी जी सभी थे। वो फूंकनी इस्तेमाल करते हुए खांसते खांसते कभी ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ती। आमना ठीक कहती थी। उसे खुद से जुड़ी हर चीज़ से प्यार था, फ़ख्र था। उसके लिए कोई चीज़ शर्मिंदगी की वजह नहीं थी। जो छोटी छोटी चीज़ें यमुना के लिए ज़िंदगी मौत का मसला थी, वो आमना चुटकियों में उड़ा दिया करती थी। उसे चैलेंज करते हुए यमुना के पेश नज़र 2 बातें थी। अव्वल, आमना कभी हिम्मत नहीं कर सकेगी कुछ बयान करने की, और अगर कभी किया भी तो लपेट लपाट कर। अगली ने खोल खोल कर बखिए उधेड़े थे, मगर बहुत खुशी व फ़ख्र से। दूसरे, उसे यकीन था कि एडिटर कागज़ों को गोला बनाकर फेंक देंगी और फिर वो आमना से तन कर कहेंगी, असल में तुम्हें खुद शर्मिंदगी है कि क्या लिखूं, क्या छपाऊं। कहने और करने में फ़र्क होता है। अगर ये तर्ज़ ज़िंदगी काबिल फ़ख्र है तो तुमने लिखा क्यों नहीं? और देखो, तुमने लिख लिया। एडिटर पागल नहीं थी कि तुम्हारे बावर्ची खाने को छापती, मगर उसके दोनों अंदाजे गलत साबित हुए। एडिटर ने सिलसिले के एंड पर ब्रैकेट में तारीफ़ी जुमला लिखा था, पाठक, हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान में 70% आबादी देहात में रहती है, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि हम उनके मसाइल और ज़िंदगी गुजारने के स्टाइल से कितने अनजान हैं। बहन आमना मतलूब का ये बावर्ची खाना इस लिहाज से सबसे अलग है कि मुल्क की ज़्यादातर आबादी की नुमाइंदगी की है। हमें यकीन है आपको पसंद आया होगा। तो क्या वाकई मैं गलत हूँ? वो कनपटियाँ मसलने लगी। और ये तो यकीन है कि आमना ने शादी के बाद अपने घर से बैठकर लिखा है, क्योंकि तस्वीरें 1 महीना बाद आई थीं और एजाज खुद देकर आया था।
वो याददाश्त को टटोलने लगी। तो क्या मैं हर बात में गलत हूँ? वो मुहासिबा कह रही थी, और मुहासिबा यानी अपने आप से। और मैंने आमना को कितना गलत कहा, कितनी बदतमीजी की, और वो एक लफ्ज़ नहीं बोली। क्या वो वाकई मुझे अपनी बहन और अदीम की जगह समझती है? और इतना तो मैं मान ही सकती हूँ, क्योंकि मेरे अपने सामने की मिसालें हैं। चाचे ताई की बेटियों का आपस में ईंट कुत्ते का बैर होता है, हसद, गुस्सा, नफरत। और आमना को मुझसे क्या फ़ायदा है? इस बात में कोई शक नहीं। एजाज के लिए आमना जिस लड़की पर हाथ रखे, अगले सर के बल देने आ जाएं। शादी के बाद जब मुहर्रम में आमना रहने आई तो दादी जी बच्चों को कोस रही थीं, जो उनके पलंग पर उछल उछल कर उसे ढीला कर गए थे, और अब उनकी कमर दुखती थी। आमना ने दबके के काम से बोझल दुपट्टा तार पर डाला और आस्तीन चढ़ाकर पायती कसने लगी। एक टांग जमीन पर, दूसरी पलंग के ऊपर। वो अपना पूरा जोर लगाकर मगन थी। फिर जाने से पहले वो यमुना के साथ बैठकर लकड़ियों का ढेर ठिकाने लगवाती रही। जब शादीशुदा अमली ज़िंदगी में कदम रखा, तब भी वो लपक लपक कर इधर आती और जाते वक्त हिचकियों से रोती। उसके घर में गर्मी शुरू होते ही एसी लग गया था। अजीम का कारोबार तरक्की के मंजिलें तय कर रहा था। वो यहाँ लाइट जाने पर लकड़ी का पंखा धीरे धीरे झलते नींद में जाती, फिर गर्मी लगती तो हड़बड़ा कर दोबारा पंखा झलती, फिर नींद का गलबा और हड़बड़ा कर उठना। उसके किसी अंदाज से नखरा या इतराहट नज़र नहीं आती थी। उसकी मौजूदा ज़िंदगी सब्र, शुक्र और यकीन का इनाम भी तो हो सकती थी। मगर मुझे ये सब मिल जाता तो शायद मैं आपे से बाहर हो जाती। उसने पहली बार अपना सही तज़किया किया। छोटा बच्चा माँ के भरोसे पर जब ठहर ठहर कर चलने लगता है तो उसे अपने चलने से ज़्यादा यकीन माँ के हाथ की पकड़ पर होता है कि वो गिरने लगेगा तो कोई फिक्र नहीं है। माँ है ना, और माँ के प्यार से 70 गुना ज़्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदे से करता है। तो फिर मैं अगर उस पर भरोसा करके कदम बढ़ाती तो कैसे ये मुमकिन था कि वो मुझे गिरने देता? मेरी नीयत का खोट, यकीन की कमी, मेरी बेकार की सोचें, मेरे शक से परे अल्लाह अपना किरदार निभाता। वो मेरा हाथ कभी न छोड़ता, वो मुझे कभी गिरने नहीं देता। खुद हिसाब किताब का ये अमल, सामने ब्लैक एंड वाइट तस्वीर, बाहर से आती जिंदगी से भरपूर इत्मीनान से लबरेज पुरएतमाद हंसी की आवाज़, उसके दिलो दिमाग पर छाया कुहर बेखबरी की चादर जैसे सरक रही थी। हम बहुत सारे हों तो दुनिया बदल देते हैं। न मैं किसी के साथ खड़ी हुई और न किसको खड़ा होने दिया। और आमना ने अपने दोनों बाजू फैलाए हुए थे और उनके हल्के में दादी जी, अब्बू, चचा, भाई, बहन, अपने आसपास के हर बंदे को लिए खड़ी थी। मैं नाशुक्री हूँ और अल्लाह को ये पसंद नहीं। वो कुर्सी पर बैठी थी, पाँव ऊपर कर लिए और बाजुओं के बीच में सर घुसाकर फूट फूट कर रो दी। उसका जिस्म जैसे झक्कड़ों की जद में था। वो फिर जैसे रो रो कर थक गई। न जाने कितनी देर से कुर्सी पर एक ही पोजीशन में बैठी थी। चारपाई पर लेट गई, दुपट्टा फैलाकर सर से पांव तक ढांप लिया। उसकी इतनी लंबी गैर मौजूदगी बाई से तशवीश नहीं थी। नया रिसाला आने पर वो इसी तरह गायब हो जाती थी। वो अब कल आने वाली फ़ोन कॉल का सोच रही थी जो ज़हूर की बड़ी बहन नजमा की थी।
ज़हूर की बड़ी बहन नजमा का एक दिन पहले उससे फ़ोन आया था तो उसे सोचने लगी। वो फ़ोन में उसे कह रही थी, हमने तो यही सुना था कि तुम्हारी और एजाज की बात तय है, बल्कि अब्बा जी ने आकर कह दिया ज़हूर का रिश्ता जहाँ तय है वहीं शादी की तारीख रख लो, मगर वो कहता है कि तुम ही से करेगा। क्या तुमने कोई उम्मीद दिलाई है? वो बहुत सादा मगर उलझन भरे अंदाज में पूछ रही थी। मगर उम्मीद दिलाने वाले जुमले पर यमुना उछल पड़ी। क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो कहता है ये बड़ों का फैसला है, मगर यमुना को पसंद नहीं। मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। वो मेहमान बनकर आते हैं और हमारे घर में और कोई होता नहीं तो दादी जी खुश होती हैं। हम उन्हें इज्जत देते हैं बस। यमुना की हैरानी बड़ी थी। देखो यमुना, मैंने तुम्हें कोई 10 साल पहले देखा था, तब तुम छोटी बच्ची थी। अब जाहिर है जवान लड़की हो। मैं यहाँ इतनी दूर सऊदीया में हूँ, मगर मुझे इल्म है मामू की बेटी जो ज़हूर की मंगेतर है, गोरी चिट्टी, 8 जमात पास मगर बहुत मोटी लड़की है। वो कहता है मुझे मोटी औरतें पसंद नहीं। वो बेवकूफ़ों की तरह बोलती है। देहाती टच है उसके अंदर। भाई जब देहात में रहेगी तो देहाती टच भी रहेगा। तुम्हारी तारीफ करता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, दुबली पतली। उसने मेरे देवर से कहा उसका फिगर क़यामत है। तुम क्या गले में दुपट्टा डालकर घूमती हो? वहाँ पर अब हल्का तंज और गहरी खोज थी। क्या कैसी बातें करती हैं? यमुना के होश उड़ गए। उसने गैर इरादी तौर पर खुद से लिपटे दुपट्टे को फिर से लिपटा दिया। वो कहता है यमुना अपने माहौल से खुश नहीं है। वो एजाज को पसंद नहीं करती, बल्कि वो ये तो बार बार कहता है एजाज इस काबिल ही कहाँ कि उसे यमुना जैसी लड़की मिले। उसने मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, पहली बात, इतने सालों की लड़ाई के बाद सुलह हम सबको अच्छी लगी है। फिर सबसे बढ़कर दादी को उनका आना ढाढ़स देता है। वो तन्हाई का शिकार, बोलने की शौकीन औरत हैं और आपके भाई ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। नंबर 2, एक बंदा रोज़ रोज़ आएगा तो बात करनी पड़ती है। अब जब वो कौवे की तरह कान खाएगा कि मेरा घर ऐसा मेरा घर वैसा, तो दिल चाहे ना चाहे राय तो देनी पड़ेगी। मैंने तो भाई समझकर घर में घुसाया था। मुझे क्या खबर थी कि वो इस तरह बहनों की कमर नापता फिरेगा। हम बहनें तो दादी के हुक्म के मुताबिक 24 घंटे ऐसा लगता है नमाज पढ़ने जा रही हूँ। उसने इतनी आर पार एक्सरे जैसे कंचे कहाँ से फिट करवा लिए, या फिर बचपन से घर में अपनी बहनों के बाजू कमरे नापने का आदी है। नजमा बाजी को यूं लगा जैसे कान के साथ मोबाइल की जगह तेज गर्म इस्त्री लगी हो। आप बताएंगी तो उसे यकीन नहीं आएगा। मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर लिया है। ये तोहफा मैं उसे खुद दूंगी। खुदा हाफिज। उसने तो सोच रखा था कि उसकी सोचें उसकी दस्तरस में हैं, उन पर किसी और की पहुंच न होगी। या मैं इतनी हल्की हो गई हूँ, या अगला इतना घाघ था कि उसने इतने अंदर की बात जान ली। उससे तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ, क्या छोड़ देना चाहती हूँ। सर दुख गया, मगर इस सवाल का जवाब न मिला। उसे खबर नहीं थी गुफ्तगू कद आदम आईने की तरह होती है, न सिर्फ मतलब बताती है बल्कि खुलासा भी करती है। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में मुसलसल सोचते हैं तो दरअसल अपनी ज़ात की चादर में छेद कर देते हैं। लाख छुपाएं मगर अंदर कहीं न कहीं से झलक दिखला ही जाती है। सोचें कीले की तरह होती हैं और ज़बान उस कीले की सबसे कमज़ोर ईंट। ये जगह छोड़ देती है, फिसल जाती है। सारे राज इस ज़बान की वजह से सरेआम हो जाते हैं।
اس کے دل و دماغ کی انتہائی گہرائیوں میں چھپی سوچیں، خیالات تک ظہور کی پہنچ اسی زبان کے طفیل ممکن ہوئی تھی۔ وہ خوب ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو کر کچن چبوترے تک چلی آئی۔ اعجاز چارپائی بن رہا تھا، ڈائجسٹ پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ آئے گئے کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ ظہور نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ یمنا نے چادر میں خود کو محفوظ محسوس کیا۔ آمنہ نے آپ کو چائے پانی تو پوچھ لیا؟ اس نے جیسے اسے اس کی اوقات بتائی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ خوش ہوا۔ سورج ڈھلنے کے بعد کون چارپائی بنتا ہے؟ اس نے اعجاز کو مخاطب کیا۔ اس کے ہاتھ سے گولا چھوٹ گیا۔ ساری صبح بن لی تھی، اب بس یہ 2 ہی رہ گئی ہیں۔ شہباز نے جواب دیا، یہ میری چارپائی ہے، میں آج اسی پر ہی سوؤں گا۔ یہ اتنے ڈھیر سارے آم، وہ ٹوکرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میں لایا ہوں، خریدنے کی ضرورت ہی نہیں، دوست کے باغ کے ہیں، ذرا چکھو، ایسا مزہ کبھی نہیں چکھا ہوگا۔ ظہور نے کہا۔ وہ پورے یقین تھا۔ یمنا نے ہاتھ بڑھا کر آم ہونٹوں سے لگا لیا۔ نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آم تو بہت ہی کھٹا ہے۔ اس نے آم ہاتھ سے رکھ دیا۔ آمنہ کا پیڑھے بناتا ہاتھ رک گیا۔ یمنا کا انداز کنٹیلا تھا۔ تو دوسرا ٹرائی کرو۔ یمنا نے فوراً عمل کیا۔ یہ کڑوا ہے۔ اعجاز اور شہباز تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ظہور نے لپک کر خود ٹرائی ماری۔ یہ تو بہت لذیذ اور میٹھے آم ہیں۔ اس نے حیرت سے یمنا اور پھینکے جانے والے آم دیکھے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز آپ کو لذیذ اور میٹھی لگے وہ دوسروں کو بھی لگے۔ اس کا انداز جتاتا ہوا کچھ بتاتا ہوا تھا۔ اٹھو آمنہ، میں روٹی بنا لیتی ہوں۔ آمنہ نے اپنے ہاتھ دیکھے، وہ سارے پیڑھے بنا چکی تھی۔ جاؤ تم، وہ سر پر کھڑی تھی۔ آمنہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اب یمنا اور ظہور آمنے سامنے تھے، بیچ میں چولہا۔ میرے پاس جو فون ہے وہ دراصل دادی جی کا ہے، یمنا نے بغیر کسی تمہید یعنی بھومیکا باندھے ظہور سے بات شروع کر دی، جو ناقابل فہم نگاہوں سے یمنا کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا یہ مجھ سے فون گفٹ مانگنا چاہتی ہے؟ دل خوش فہم کی امید۔ تو جب کبھی ان کا فون آئے اور ہم ریسیو کر لیں تو ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیتے ہیں۔ بعد میں لاکھ بتانے پر بھی وہ پھر آگے کیا ہوا جیسے سوال کرتی ہیں۔ کل بھی میں نے نجمہ باجی کا فون سنتے ہی یہی کیا، مگر اس کا سننا آپ کے لیے بھی دلچسپ ہوگا۔ موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ ظہور نے فون کانوں سے لگا لیا اور 2 منٹ بعد چولہے کی آگ زیادہ رنگ بدل رہی تھی یا ظہور کا چہرہ۔ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ لال، نیلا، پیلا رنگ، آگ کی لپٹیں توے سے باہر بے خوف ہو کر سانپ کی طرح زبان ہلا رہی تھیں، اور جس طرح چولہے کے پیچھے والی جگہ سیاہ ہوتی جاتی ہے، فون کان سے ہٹائے ہوئے ظہور کا چہرہ ایسا ہی تھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تھپ تھپ یمنا پیڑے کو ہاتھ پر جھلا رہی تھی، پھر اس نے دھپ کر کے اسے توے سے چپکا دیا۔ ظہور تیزی سے نیچے اترا۔ ان بہت خاص آموں کو بھی لیتے جائیں، ہم اس ذائقے کے عادی نہیں، وہ اونچا بولی۔ اعجاز ان دونوں کی دھیمی بات چیت کے دوران جبڑے بھینچے اپنی ساری بے بسی و بیچارگی پلنگ کسنے میں لگا رہا تھا۔ ظہور رکو، کہتا پیچھے لپکا۔ جانے دو اعجاز، وہ کبھی نہ آنے کے لیے گیا ہے۔ یمنا کی مطمئن اعتماد سے پورا آواز نے اس کے قدم روکے۔ وہ کچھ نہ سمجھا۔ یمنا کی روٹی غبارے کی طرح پھولی تھی۔ اس نے چمٹا مار کر اسے پھاڑ دیا۔ پھس! اعجاز کو لگا
यमुना उसे देखकर मुस्कुराई थी। सचमुच या एजाज को लगा? एजाज छत पर चारपाई डाले चित लेटा चांद को घूरे जा रहा था। उसे लगा ये कोई दूसरा चांद है और 4 साल से ज़्यादा अरसे तक दोस्त व हमराज चांद दूसरा, जो उसके हाल दिल से बखूबी वाकिफ़ था, जो उसकी सारी बेकरारियों और बेताबियों के जवाब में अपनी ठंडक और रोशनी से तसल्ली करवाता था। आमना नीचे बच्चे को इशाने से लगाए लोरियां दे रही थी। पता नहीं सारा दिन आराम से रहने वाला अदीम रात को गला फाड़ फाड़ कर क्यों रोता था। दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, अद्दू को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के। बच्चा और गला फाड़ता। यमुना ने फोन आमना की तरफ आगे बढ़ाया। फारिग हो तो ये रिकॉर्डिंग सुन लेना और मुनासिब लगे तो एजाज को बताना। वो छत की तरफ बढ़ी। आमना ने ताजुब से फ़ोन को देखा। एजाज को वो एकदम पैरों के पास खड़ी दिखाई दी। ऐसा सपनों में तो बार बार हुआ था, मगर एजाज ने पलके झपककर यकीन किया तो फौरन उठ बैठा और पाँव नीचे करके जूता टटोलने लगा। एक पैर का मिल गया, दूसरा। यमुना नीचे झुकी, शायद जूता पकड़ने, जो आगे हो गया था। यमुना नीचे झुकी, शायद जूता पकड़ने, जो आगे हो गया था, मगर नहीं, वो 2 जानू उसके ऐन सामने बैठ गई। एजाज ने उलझकर उसकी सूरत देखी, जो अपने हाथ में पकड़ी लाल पोटली उसकी तरफ बढ़ा रही थी। यह क्या है? एजाज ने हाथ बढ़ाने से परहेज किया। तो तुम बताओगे? उसका अंदाज झिझक भरा था। एजाज ने पोटली लेकर एक लम्हे में खोल दी। अंदर बिसांद भरा बहुत थोड़ा सा पीला बुरादा था। ये क्या चीज़ है? ताज्जुब से आंखें फैला दी थी। ये मोहब्बत थी जो शायद अब नहीं रही। यमुना की आवाज़ में नमी घुल गई, हल्क में नमक भी आ गया था। एजाज की आंखों में एक चमकीली सुबह लौट आई। तुमने इन्हें अभी तक संभाल कर रखा है? तो क्या तुमने फेंकने के लिए दिए सरसों के फूल? वो दपट कर बोली। तुम क्या कहने आई हो यमुना? उसने अपने हवास काबू में रखे। तुम क्या सुनना चाहते हो एजाज? उसके लहजे का उतार चढ़ाव हिम्मत बांधता हुआ था। तो तुम वो कहोगी जो मैं सुनना चाहता हूँ? उसके बेयकीन जुमले ने उम्मीद और जज्बे घुल गए। मैं वही कहने आई हूँ, वो ठोस लहजे में यकीन से बोली, मगर उसकी आंखें उम्मीदों आस की कैफियत में मुब्तला थीं। वो चेहरा उठाए उसके चेहरे को डिठाई से तके जा रही थी। हार जाने का खौफ दिलों में हौलाता है, मगर फिर वक्त आखिर जब सारी कश्तियाँ जला दी जाती हैं तो महज बेखौफी का सहारा फतह से हमकिनार करता है। वो हाँ और ना दोनों सुनने के लिए खुद को तैयार करके आई थी, पर दिल का क्या करती जो बस हाँ की ख्वाहिश किए था। मैं अब भी वही हूँ, टूटे फूटे खंडहर मकान का हवलदार, या चलो अब इंस्पेक्टर कह लो। उसने याद करवाना ज़रूरी समझा, मगर मैं अब वो नहीं हूँ। वो दिल की बात कहते हुए उसके घुटने पर हल्का सा दबाव रखते हुए खड़ी हो गई। इस तब्दीली की वजह? अब वो चेहरा उठाए उसकी आंखों में देख रहा था। मौसम बदलते हैं तो मंजर भी बदल जाते हैं, चीज़ें भी तब्दील हो जाती हैं। एजाज पूरे कद से खड़ा हुआ और लम्हा भर में रुमाल हवा में लहराया। पीला बुरादा कहाँ उड़ा कहाँ गिरा पता भी नहीं चला। यमुना के दोनों हाथ बेसाख्ता होठों पर जा रुके और आंखों में हैरत तैरने लगी। उसका चेहरा सपाट था, मगर अंदाज फैसला करने वाला था। उसका दिल हलक में आकर धड़कने लगा। वो उल्टे कदमों पीछे हटी तो तब रुकी जब छत की छोटी दीवार कमर से लगी।
یہ رات 10 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ اندھیرا ہر چیز کو نگل چکا تھا۔ اس پر لائٹ چلی گئی، مگر چاند کی روشنی میں دور، بہت دور کسی مسجد کے مینار پر لگے ہرے اور پیلے جلتے 2 بلب ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے سمندر کے بیچوں بیچ ڈولتی کشتی کو اچانک ساحل پر روشن مینار نظر آ جائیں۔ اعجاز نے لال رومال بھی چارپائی پر پھینک دیا۔ یمنا کو خبر نہیں ہوئی کب آنکھوں سے نکلتا پانی گردن تک روانی سے بہنے لگا۔ اسے جواب مل گیا تھا۔ یمنا نے اپنی آواز گھونٹ لی۔ اسے کیوں پتہ لگی کہ وہ رو رہی ہے؟ اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے پیر من کے لگ رہے تھے، مگر اب یوں لگتا تھا ٹنوں وزنی لوہے کی گیندیں بہت چھوٹی زنجیر کے سہارے اس کے پیروں میں بندھی ہیں۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اعجاز 2 قدموں میں اس کے ٹھیک سامنے بہت قریب آ رکا۔ یمنا نے سانس روک لی۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا۔ تم نے پھول پھینک دیے؟ میں نے صحیح سنبھال کر رکھے۔ دکھ اتنا شدید تھا کہ شکوہ ہونٹوں پر آ ہی گیا۔ اس کی آواز نے بھید کھول دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ اعجاز نے ایک انگلی اس کی مانگ پر رکھی اور ناک سے گزارتا ٹھوڈی پر لے آیا۔ جب وہ آنسو صاف کرنا چاہتا تھا، یمنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ وہ زور سے ہنس دیا۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہے۔ آمنہ اسی وقت اوپر آئی تھی۔ اعجاز کا جاندار کہا سن کر وہ رک گئی۔ تم جاؤ آمنہ، ابھی تمہارے ڈائلاگ شروع نہیں ہوئے۔ وہ رخ موڑے بنا بولا۔ لیکن وہ تم جاؤ، وہ چیخا۔ آمنہ نے سر پر دوڑ لگا دی۔ اعجاز نے یمنا کے دونوں طرف ہاتھ دیوار پر جما دیے تھے۔ وہ سڑا بوسا ہوا بے رنگ برادہ ہے، میں تمہیں نئے پھول لا کر دوں گا، بہت سارے، روزانہ، صبح، دوپہر، شام۔ اس کا لہجہ اچھا تھا۔ یمنا نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ چاند نے کسی الہڑ دوشیزہ یعنی لڑکی کی طرح ذرا سا چہرہ نکال کر نیچے دیکھا۔ کہانی کا یہ انجام اسے بھی اچھا لگا۔ چاند گونگا تھا، اندھا نہیں تھا۔ سب جانتا تھا ٹھنڈی میٹھی روشنی میں 2 سائے۔ ہٹو پیچھے، کوئی دیکھ لے گا۔ یمنا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ مگر میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، کوئی کیا دیکھے گا؟ وہ اچانک دھکا لگنے سے پیچھے ہوا، بے چارگی سے پوچھنے لگا۔ یمنا کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ کٹ، یہ سین لائٹ آنے پر یہیں سے شروع کریں گے، مجھے تمہارے چہرے کے رنگ نظر نہیں آ رہے، اس نے پروٹیسٹ کیا۔ یمنا کی ہنسی یمنا کی ہنسی پھر شروع ہو گئی۔ فضا میں خوشی کے رنگ ہی رنگ بکھر گئے۔ اعجاز جھوم اٹھا۔ اب میں اوپر آ جاؤں؟ آمنہ نے نیچے سے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں آمنہ، جلدی آؤ، دیکھو تو اچانک منظر کتنا خوبصورت ہو گیا ہے۔ یمنا نے دونوں ہاتھ لہرا کر اسے اوپر بلایا۔ آمنہ کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہی نتیجہ معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے قدم بڑھا دیے۔ ابھی آپ سن رہے تھے ایک بہت ہی خوبصورت دلچسپ ناول سرسوں کے پھول کی 5ویں اور آخری قسط۔ تو ہماری یوٹیوب فیملی، آپ کو یہ میری کہانی کیسی لگی؟
कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।